A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वासने और आज हम करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो मेटल एंड नॉन मेटल है चैप्टर, इसको हम तीन भागों में पढ़ेंगे। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी एंड तीसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जरा आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर करीबन 6 के करीबन आपके आगे डिफाइन की गई है। अब वो क्या क्या है? पहला है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो हाईली कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फॉर एग्जांपल, आप लोहे की कोई तार छू लें और उसमें करंट बह रहा हो तो आपको भी बहुत तेज शॉक लगेगा। उसके बाद इनमें से हीट भी बहुत तेजी से पास होती है। आपने देखा होगा, आपने कोई बर्तन छुआ हो जो गैस पे रखा हो तो आपका हाथ भी जल जाता है। इसके बाद क्या होता है? मेलेबल होते हैं, मतलब कि ये हैमर करके ना एक शीट फॉर्म में लाए जा सकते हैं। जैसे आपके एल्यूमिनियम फॉइल की बात करें तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या है? वो शीट फॉर्म में क्या हुआ? वो मेलेबल। इसके बाद होता है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब वो वायर फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कॉपर वायर देखा होगा तो वो वायर फॉर्म में कैसे किया गया? डक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से। उसके बाद है लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइनिंग होते हैं। आपने देखा हो गोल्ड, सिल्वर या कॉपर या कोई भी जो मेटल आपने देखा होगा थोड़ा चमकता है, तो वो वजह क्या है? लस्ट्रस उसकी वजह है। उसके बाद सोनरस। सोनरस मतलब क्या होता है कि जब उसे मारोगे तो आवाज होगी। और ये आवाज आपने देखा होगा कि जो आपके स्कूल में बेल होती थी, पहले आपने देखा होगा घंटा होता था जिसको हथौड़े से मारा करते थे तो उससे आवाज आती थी। तो ये क्या होगा? सोनरस प्रॉपर्टी, जिसमें से साउंड आ रहा है। अब आता है नॉन मेटल में। देखो, नॉन मेटल वैसे तो इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, बट कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम ग्रेफाइट बहुत अच्छा करता है। इसके बाद हीट का भी काम ग्रेफाइट बहुत अच्छा करता है कि दोनों की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। मतलब ये अच्छी इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है और अच्छी तरह से हीट भी कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद ये जो होते हैं सब्सटेंस नॉन मेटल, ये इनको बहुत ही आसानी से ब्रेक करा जा सकता है। मतलब जैसे आप बिस्किट को ब्रेक करते हैं ना, जैसे पार्ले जी उसको किसी को बिस्कुट को ब्रेक करते हैं अपने हाथ से, वैसे ही ब्रेक किया जा सकता है। इनकी डक्टिलिटी भी बहुत पोर होती है, क्योंकि जैसे ही आप इन्हें वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ये टूट जाएंगे। इसके बाद एक है जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी है, शाइनिंग, वो नहीं होती। ये सिर्फ आयोडीन के पास होती है और किसी के पास नहीं होती। और इनमें से कोई सा भी नॉन मेटल ऐसा नहीं है जो किसी के सामने मतलब मारे या मतलब ठोके तो उसमें से आवाज आए। तो ये बात आपको याद रखनी है और ये एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। तीन ही एक्सेप्शंस हैं। एक तो ग्रेफाइट का है कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बारे में, और आयोडीन का है यहाँ पर लस्ट्रस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी हम 5 पढ़ेंगे। पहले शुरुआत करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन क्या होता है? कोई भी मेटल आप ऑक्सीजन के साथ डालोगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, बट उसके बाद की कहानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब मेटल ऑक्साइड बन जाता है। मतलब देखो, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो क्या होते हैं कि वो बेसिक का भी काम करते हैं और एसिड का भी काम करते हैं। नॉर्मली जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं, बट यहाँ पर जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक की भी मतलब प्रॉपर्टी दिखाएंगे और एसिड की भी। तो यहाँ पर एग्जांपल है जिंक एंड एल्यूमिनियम। अब आगे बढ़ते हैं जिंक और एल्यूमिनियम पे। देखो, जिंक को मैंने मतलब जिंक ऑक्साइड को मैंने HCl से रिएक्ट कराया तो यहाँ पर बन गया ZnCl2। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ देखो NaOH है जो कि क्या है? बेस, और यहाँ पर ZnO के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी इसका रिएक्शन हो रहा है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो जिंक है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो बेसिक और एसिडिक दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। इसके बाद एल्यूमिनियम को देखो, यहाँ पर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, और दोनों के साथ रिएक्शन प्रॉपर्ली हो रही है। तो ये भी क्या हो गया? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन, ये याद करना है, तभी मैंने इसे इतना बड़ा बड़ा लिखा है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं कुछ ऐसे ऑक्साइड्स के बारे में जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। जैसे है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, दोनों ही मेटल हैं और ये पानी में घुल जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं एल्कली। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुकलेट का ही है और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सीडीएस के लायक है, सीडीएस में आ सकता है क्वेश्चन। तो इसे जरा देखते हैं। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और एक कंपाउंड दे देता है, ठीक है, विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, and this compound is also soluble in water. This element is likely to be, तो ये जो एलिमेंट होगा वो क्या हो सकता है? अब जरा मैं आपको थोड़ा और ढंग से बताता हूँ, समझा के, थोड़ा तोड़ के।
मैंने पहले कहा कि एक एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, कोई कंपाउंड बना रहा है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इस हाई मेल्टिंग पॉइंट को जरा भूल जाओ। अब ये जो कंपाउंड है वो पानी के साथ भी सॉल्युबल है, तो ये जो एलिमेंट हुआ इनमें से कौन सा हुआ? अब देखो उसने ये नहीं बोला कि ये मेटल है, ये नहीं बोला ये नॉन मेटल है, ठीक है। अब जरा करके देखते हैं, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन, ठीक है, इनमें से कौन सा सॉल्युबल होगा हमारे लिए? बी से स्टार्ट करते हैं। देखो कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो वो तो CO2 बना देगी ना, तो पानी में डिसॉल्व होने का तो कोई मतलब नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन मतलब मिट्टी, सॉइल, ठीक है। अब मान लो आपने सॉइल को पानी में डाला, तो क्या वो डिसॉल्व होती है? कभी नहीं होती। सॉइल हमेशा पानी के नीचे बैठी रहती है जब, तो सॉइल भी मतलब सिलिकॉन भी हमारा आंसर नहीं है। अब बचा आयरन। अब आपने कील लो कोई एक, ठीक है, उसको पानी में डाल दो, ठीक है, आपने पानी में डाल दिया उसे, तो क्या वो कील डिसॉल्व हो जाती है पानी में? नहीं होती, कभी नहीं होती। तो ये भी आंसर गलत हो गए तीनों के तीनों। हमारे पास जो आंसर बचा वो बचा कैल्शियम। मैं आपके लिए स्क्रीन क्लियर करता हूं, आपको ढंग से और समझ में आएगा। कार्बन O2 के साथ मिला तो ये CO2 बन गया। सिलिकॉन को अगर हमने पानी में डाला, तो सिलिकॉन मतलब मिट्टी, सॉइल, ठीक है, सॉइल में सिलिकॉन होता है, तो वो उसकी सतह पे बैठ जाएगा। और जो आयरन है उसको अगर हमने पानी में डाला तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में तब तक रहेगा ही रहेगा, तो डिसॉल्व नहीं होगा। एग्जांपल है नेल, जो कील होती है हम पानी में डालते हैं तो वो घुलती थोड़ी ना है। तो लास्ट है कैल्शियम। कैल्शियम, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड ले रखा है हमने और उसको हमने पानी में डाल दिया, तो वो जो कंपाउंड बनाता है वो है CaOH, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ये बात आपको याद रखनी है। कैल्शियम के साथ दो और कंपाउंड मैंने आपको बताए जो डिसॉल्व होते हैं, एक है सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तो इसको याद रखें, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। डिसॉल्व होने वाले कंपाउंड्स को हम कहते हैं एल्कली। बढ़ते हैं आगे। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेटल को अगर वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये चीज जो है मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए बात ट्रू है, बट इसमें कुछ चेंज है। अगर मान लो कोई मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है अगर, तो वो डिसॉल्व हो सकता है। एग्जांपल हमने अभी देखा, हमने कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ मिला रहे थे तो CaOH बन रहा है, और CaOH मतलब डिसॉल्व हो गया। ऐसे ही यहां पर है, ये देखो। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम थोड़े एक्सप्लेनेशन में थोड़ा डीप जाएं, मान लो आपने ठंडा पानी लिया और उसमें पोटेशियम डाल दिया, तो क्या होगा? वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके साथ H2 गैस निकलेगी प्लस हीट एनर्जी फॉर्म में निकलेगी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर मान लो आप ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब में करते हो तो टेस्ट ट्यूब आपको बहुत ज्यादा गर्म मिलेगी। इसके बाद देखो, सोडियम को अगर वही ठंडे पानी में डालते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ हीट एनर्जी निकलती है। अब अगर कैल्शियम को अगर आप इसी ठंडे पानी में डालते हो तो ये मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा, बट इसमें से कोई हीट नहीं निकलेगी। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, स्टार मार्क कर लो, ये याद करने वाली बात है। आपसे ये ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा, पोटेशियम को डालो, सोडियम को डालो, कैल्शियम में डालो, किसमें हीट नहीं निकलेगी? तो आंसर हो गया कैल्शियम। अब जरा आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम की खास बात और है, जब ये ऐसे रिएक्ट होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो ये फ्लोट करने लगेगा सरफेस पे। अब सरफेस पे कैसे फ्लोट करेगा? जो हाइड्रोजन गैस होगी ना वो बबल फॉर्म में बाहर निकलेगी इस वाटर के अंदर से, तो वो क्या करेगी? कैल्शियम को सतह पे ले आएगी, इस वजह से कहते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगला है हॉट वाटर। हॉट वाटर में सिर्फ मैग्नीशियम ही रिएक्ट कर सकता है। अगर मान लो यहां पर हॉट वाटर लिख दूं तो पोटेशियम सोडियम रिएक्ट नहीं करेंगे, ना ही कैल्शियम रिएक्ट करेगा। पर अगर हॉट वाटर में मैंने मैग्नीशियम डाल दिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी हीट एनर्जी निकालेगा। ये बात आपको यहां पर क्लियर हो गई। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कैल्शियम की तरह पानी पे फ्लोट होना शुरू कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो वो बबल फॉर्म में मैग्नीशियम को सतह पे ले आती है। तो ये बात आपको याद रखनी है मैग्नीशियम कैल्शियम के लिए, कि दोनों जब हाइड्रोक्साइड बनते हैं तो सतह पे आ जाते हैं। जो कैल्शियम है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है और कोई हीट नहीं निकालता। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और ये हीट निकालता है। आगे बढ़ते हैं। स्टीम रिएक्टेड, देखिए अब तक हम जो पढ़ चुके हैं, मैं जरा स्क्रीन क्लियर करता हूं आपके लिए। वो है कोल्ड वाटर, दूसरा है हॉट वाटर, अब लास्ट है स्टीम। स्टीम से जो रिएक्ट करते हैं वो है एल्यूमिनियम एंड आयरन।
बहुत तेजी से रिएक्ट करेंगे और ये जो बनाएंगे ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बना रहे हैं? ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बना रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं, और यहां पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं अपने पिछले वाले लेक्चर में कि मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो यहां पर कोई कंपाउंड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट याद होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन मैं आपको दोबारा ये कराता हूं। ये थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में कराया था, मैं आपको पढ़ता हूं तो आपको याद आ जाएगा। द रिएक्शन बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू रिएक्टेंट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इनमें से किसके साथ अगर रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। मैंने बोला था मैग्नीशियम को अगर HCl के साथ मिलाओगे तो क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी? हाँ। कॉपर को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी? नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट को कराएंगे HCl के साथ तो भी नहीं, और जिंक और नाइट्रिक एसिड को कराएंगे तो भी नहीं। तो यहां पर लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड है, इस वजह से नहीं होता। पर यहां पर HCl है या H2SO4 होता तो यहां पर हो जाता। अब HNO3 क्यों नहीं करता ऐसा? देखिए HNO3 जब भी रिएक्ट करता है ना तो ये देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड या NO2 गैस या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोई और कंपाउंड, पर कभी भी H2 नहीं देगा। ये बात आपको याद रखनी है। पर अगर यही HNO3 मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करती है तो ये H2 देगी। अब मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो स्क्रीन पे मैंने क्या कहा। HNO3 वीक एसिड है, इसलिए किसी भी और मेटल के साथ रिएक्ट करके H2 गैस नहीं देगा। जबकि अगर यही नाइट्रिक एसिड मैं मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट कराता हूं तो यहां पर ये H2 गैस देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। ये CDS 2018 का क्वेश्चन है, सेकंड पेपर, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ना कभी घूम फिर के दोबारा आएगा। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट्स। मतलब ये एक मेटल है, ये दूसरा मेटल है, पर इसका सॉल्ट बना हुआ है, कंपाउंड बना हुआ है। तो यहां पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और यहां पर कॉपर की जगह आ गया जिंक, और इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बात आपको याद रखनी है। जो ऐसी रिएक्शन होते हैं उन्हें हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड बना है ये है आयनिक बॉन्ड, या हम इसे कह सकते हैं इक्विवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है इसमें? फॉर एग्जांपल हमने सोडियम, ठीक है, सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन पे जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। ये देख रहे हो, यहां पर देखो, यहां पर इसके यहां पर अगर आप काउंट करोगे 7 है, और ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और ये NaCl बन जाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सेम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, और क्लोरीन के पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। क्योंकि हम मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो 2 क्लोरीन आके इससे लग जाएंगे इस तरह से, और यहां पर ये MgCl2 बना देगा। कहानी हो गई खत्म यहां पर कहानी में अगर आपको ये सारी चीज समझनी है कि आयनिक बॉन्ड काम कैसे करता है, तो आपको ये वाली जो सीरीज है, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो मैंने आपको पहले भी कहा था रिएक्टिविटी सीरीज याद करने को, ये याद करनी ही पड़ेगी। उसके बिना ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। अब जरा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं आपके सामने, ये वाला। मैं इसको आपको पढ़ के समझा दूंगा, पर करना आपको खुद ही है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये इसी वाले क्वेश्चंस पे है, बट शर्त यह है कि ये टेबल अगर आपको याद है तो ही आप इसे कर सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? Which one of the following pair will give displacement reaction? अगर NaCl का रिएक्शन मैं कॉपर मेटल के साथ करा दूं तो क्या होगा? क्या कोई रिएक्शन होगी? अगला है MgCl2 और एल्यूमिनियम मेटल। MgCl2 और एल्यूमिनियम, क्या रिएक्शन होगी? FeSO4 और सिल्वर, FeSO4 प्लस सिल्वर, हाँ, AgNO3 कॉपर, रिएक्शन क्या होगी? होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी? कमेंट बॉक्स में बताओ। A यस, B यस, C यस या D नो, क्या होगा? यस नो में मुझे जवाब चाहिए आपका। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? जो फूड कैंस होते हैं वो कोटेड होते हैं टिन के, ना कि जिंक के। क्यों? अगेन यहां पर देखोगे आप, मैं आपके लिए स्क्रीन क्लियर करता हूं, इसके लिए भी आपको ये याद चाहिए। टिन यहां पर है, जिंक यहां पर है, तो यहां पर क्यों ऐसा कहा गया है कि टिन स्मॉल होगा, जिंक नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका भी जवाब चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी का जवाब आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था
जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये आयनिक बॉन्ड होती है, या इसे हम इक्विवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। एक ही बात है, मतलब राम को रामू भी प्यार से बुलाते हैं और राम भी बुलाते हैं, तो यही कहानी है। आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। अब आयनिक बॉन्ड की कुछ खास बात होती है। सबसे पहले जो उसका स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल होता है। जैसे आपने नमक देखा होगा ना, आप नमक जो खाने में डालते हो वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल फॉर्म। उसके बाद क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जनरली बहुत हाई रहता है, इनको मेल्ट करना आसान नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई रहता है, और इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आराम से पास हो सकती है अगर ये मॉल्टन या एक्वस फॉर्म में हो। मतलब मैं कहूं नमकीन पानी में से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरह से पास हो सकती है। अब मैं इसके लिए आपको 3 इडियट का एक एग्जांपल देता हूं। आपको याद होगा जब राजू की रैगिंग हो रही थी, या मैं सॉरी नाम भूल गया, जब आमिर खान की रैगिंग हो रही थी तो उसने क्या करा था, सीनियर उसके गेट पे पेशाब कर रहा था तो उसने चम्मच डाल दी थी, उस पर करंट लगा हुआ था स्विच से, और इंसान मतलब जो सीनियर था उसको झटका लगा था, क्योंकि जो यूरिन होता है वो सॉल्ट वाटर होता है और सॉल्ट वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो यहां पर आपको बात याद रखनी है। सॉल्युबिलिटी जनरली सॉल्युबल होते हैं ये, मतलब मैंने आपको बताया अगर आप पानी में नमक डालोगे तो वो घुल जाएगा। तो ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आता है कहानी पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये 3 स्टेप में होता है। पहला होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर, दूसरा एक्सट्रैक्शन, तीसरा रिफाइनिंग। एनरिचमेंट ऑफ ओर में क्या होता है कि पहले जो हमारा मिनरल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है कि एक रफ वे में साफ किया जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम कंकड़ लें, कंकड़ जमीन पे पड़े होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, आपको मान लो किसी सजाने के लिए अपने घर में चाहिए, तो आप क्या करोगे, उन्हें धोगे। तो उसी तरह एनरिचमेंट ऑफ ओर होता है कि पहले जो रफ ओर होता है, जो मिट्टी चट्टानों सेडिमेंटल रॉक्स में होता है, उसको पहले साफ किया जाता है। आप जरा साफ में जरा ऐसे देखो, ये होते हैं इस तरह से हमारे सेडिमेंटल रॉक्स या पत्थर होते हैं जिनके अंदर ये मेटल छुपे हुए होते हैं। तो इनको साफ किया जाता है एक रफ मैनर में, इसे हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। रफ वे में किसी चीज को साफ करने को एनरिचमेंट ऑफ ओर कहेंगे। अगला है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में क्या है, अब हमें यहां से यहां ये मिनरल्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। मिनरल्स को 3 भाग में डिवाइड करने का रीजन ये है कि वो उनकी अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। मतलब एक होते हैं बहुत ही हाई रिएक्टिव, जैसे फॉर एग्जांपल वो फ्रीली एटमॉस्फेयर में आएंगे, वो रिएक्टिव कर जाएंगे और वो कंबाइन हो जाएंगे किसी और के साथ। दूसरे होते हैं मीडियम रिएक्टिविटी, मतलब उतने रिएक्टिव नहीं होंगे। एंड लास्ट है लो रिएक्टिव। अब हम पहले शुरुआत करते हैं मीडियम रिएक्टिव वालों से। उसमें क्या होता है, जब ओर आता है, जब हमें इस फॉर्म में ये मिलता है पत्थर फॉर्म में, तो या तो कार्बोनेट ओर फॉर्म में होता है या सल्फाइड ओर में। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कार्बोनेट ओर को एक्सट्रैक्ट करना। मतलब कैल्शियम मान लो एग्जांपल है यहाँ पर, अगर हम कैल्शियम निकालना चाह रहे हैं तो नामुमकिन के बराबर है कार्बोनेट से अलग करना। और ऐसे ही अगर सल्फाइड की फॉर्म में मिला है तो भी हम उसे अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है यहाँ पर जिंक का। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को, चाहे वो कार्बोनेट ओर हो चाहे वो सल्फाइड ओर हो, उसे ऑक्साइड में चेंज करते हैं। और अगर मान लो कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं तो हम इसे कहेंगे कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड ओर को हम ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे रोस्टिंग। एक बार इसका ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाए तो हम यहाँ पर करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, इस ऑक्सीजन को हम बाहर निकाल देते हैं और हमें मेटल मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। एग्जांपल लो, एक यहां पर एल्यूमिनियम है, यहां पर एल्यूमिनियम है और उसको हमने आयरन के साथ एक्सचेंज करा दिया, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हमारा आयरन। तो यहां पर ये बदल जाएगी जगह और आयरन हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। यहां पर एल्यूमिनियम और आयरन दोनों ही सॉलिड में था, बट जब रिएक्शन हुआ तो आयरन यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मिल गया और Al2O3 हमें सॉलिड फॉर्म में मिल गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। जब ये थर्माइट रिएक्शन होती है तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब बहुत हीट प्रोड्यूस कर रही होती है। ये देखो आपको इस तरह से कुछ रिएक्शन मिलेगी, मतलब ऐसा लगेगा कि आपने अनार चला दिया हो। अब यहां पर अगर आगे बढ़े तो ये थर्माइट रिएक्शन का काम रेलवे ट्रैक में अगर मान लो कहीं क्रैक आ जाता है तो उसको भरने के लिए भी काम आता है। यहां तक आपको बात हो गई होगी क्लियर। अब जरा वापस आते हैं। अब यहां पर आप समझो ये बात कि ये जो मैंने हाईली रिएक्टिव की बात की थी और लो रिएक्टिव, इनको निकालना थोड़ा आसान होता है। इनको निकालने का तरीका होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। मतलब एक ऐसा बीकर लेंगे, उसमें करंट पास करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा वो चेंज कर लेंगे अपनी पोजीशन। मतलब ये चला जाएगा पॉजिटिव
टर्मिनल की तरफ, और जो पॉजिटिव होगा वो चला जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और हमारा जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो प्योर मेटल फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अब ऐसे ही लो रिएक्टिव मेटल में क्या होता है, वो हमें सल्फाइड ओर फॉर्म में मिलते हैं। तो सल्फाइड ओर से हम रोस्टिंग में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हमें ऑक्साइड मेटल मिल जाता है। फिर हम यही अगेन थर्माइट रिएक्शन करते हैं और फाइनली जाकर हमें प्योर एलिमेंट हमें मिल जाता है। यहाँ तो वही कहानी हमारी। ये जो भी हमें प्योर एलिमेंट मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रिफाइनिंग में। देखो ये जो भी हमें यहाँ से मेटल मिलेगा ना आखिर में रिफाइन होकर, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये अभी भी एक्सट्रीमली प्योर नहीं होगा, बिल्कुल प्योर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं। हम क्या करते हैं कि मान लो हमें आयरन का मिनरल निकालना है, तो एक स्ट्रिप लेते हैं जिसमें आयरन बहुत सारा हो, ऐसे ओर फॉर्म में, ठीक है, और एक पतली सी स्ट्रिप लेते हैं आयरन की जिसमें थोड़ा सा आयरन हो, और करंट पास करते हैं। जैसे ही करंट पास करते हैं तो ये वाला जो आयरन होता है ये उठ के यहाँ जाना शुरू कर देता है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है ना ये यहाँ पर सेटल होनी शुरू हो जाती है, गिरने लगते हैं, मतलब यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो उसे होल्ड कर रहा था आयरन वो उठ के अब यहाँ चला गया है। तो इसी को हम कहते हैं रिफाइनिंग। ये बात आपको याद रखनी है। ये चाहे कोई भी हो, चाहे हाईली रिएक्टिव हो, चाहे मीडियम रिएक्टिव हो, चाहे लो रिएक्टिव हो, ये तीनों के लिए अप्लाई होता है। अब आते हैं कोरोजन पे, ये हमारा आखिरी पार्ट है। कोरोजन क्या होता है कि किसी चीज का खराब होना मेटल्स के अंदर, जिसे आपने देखा होगा आयरन में रस्ट लग जाती है, तो ये क्या हुआ, कोरोजन। अगर मान लो हम चांदी की बात करें, सिल्वर जो औरतें पहनती हैं, तो वो क्या होता है, कोरोजन होकर ब्लैक मेटल हो जाता है, जबकि कॉपर ग्रीन मेटल हो जाता है, और आयरन जो हम देखते हैं वो इसी तरह ब्राउनिश कलर में, ब्राउन फ्लैंकी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जो सिल्वर होता है उसको ब्लैक में कन्वर्ट होने के लिए सल्फर चाहिए एयर में, तभी जाके वो ब्लैक में कन्वर्ट होगा, और उसे हम कहेंगे सिल्वर सल्फाइड कोटिंग। याद रखनी है आपको ये बात। कॉपर के लिए क्या चाहिए, उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एयर में, तभी जाकर वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा, और आयरन के लिए चाहिए मॉइस्ट एयर, मतलब उसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आयरन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कॉपर के लिए आपको CO2 चाहिए, और सिल्वर के लिए आपको सल्फर होना जरूरी है, और तीनों मॉइस्ट फॉर्म में होने चाहिए। ऑक्सीजन भी मॉइस्ट फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड भी मॉइस्ट फॉर्म में, एंड सल्फर भी मॉइस्ट फॉर्म में, तभी कोरोजन होगा इन तीन का। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की बात करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हम मेनली आपका आयरन के लिए बात करेंगे, क्योंकि डेली लाइफ में आयरन ही काम आता है। अब आयरन को बचाने के लिए एक तरीका है पेंट कर दो उस पे। आपने देखा होगा कोई भी लोहे की चीजों को पेंट जरूर होती है, या उस पे ऑयल चढ़ा दो। आपने लोहे की चैन देखी होगी जो आपकी साइकिल में होती है, उस पे ऑयल डाला होता है या ग्रीस डाला हुआ होता है। फिर दूसरा तरीका है गैल्वेनाइजेशन, क्रोम पेंटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग अलॉय। पहले मेकिंग अलॉय के बारे में बात करते हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। मेकिंग अलॉय के बारे में क्या कहते हैं कि मान लो आयरन है तो उसको अलॉय फॉर्म में चेंज कर दो, जैसे स्टेनलेस स्टील, तो वो जंग नहीं पकड़ेगा। अब बात करते हैं गैल्वेनाइजिंग क्या होती है। यहाँ पर लिखा था ना गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होती है कि हम जैसे आयरन है तो उस पे एक लेयर और पुट कर देंगे, जैसे हमने पुट कर दी जिंक की, तो क्या होगा, जिंक जो होगा वो रिएक्ट होगा, मतलब वो कोरोड होगा, ना कि आयरन कोरोड होगा। इसके बाद होती है क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस हो तो उस पे क्या करते हैं हम, क्रोम की लेयर, क्रोमियम की लेयर चढ़ा देते हैं, तो जो उसके नीचे का सब्सटेंस आयरन होता है वो कोरोड नहीं होता। लास्ट है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है कि आयरन पे हम एल्यूमिनियम या टाइटेनियम की लेयर चढ़ा देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ होता है हमारा लेक्चर का दी एंड। इन तीनों में से किताब कोई आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी अपने कंसेप्ट रिपीट करता है, क्वेश्चन नहीं। इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो आप बताइए। ये तीनों चीजें तो आपको पता ही हैं, और अगर बहुत अच्छी लग गई हो पूरी वीडियो तो खाने में इनवाइट कीजिए। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।